सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 प्राइम कैपिंग एंड पॉली एडेनाइलेशन। सो हमारे पास में mRNA प्रोसेसिंग के अंदर आपको 3 स्टेप्स बताने हैं। सबसे पहला क्या है 5 प्राइम कैपिंग, उसके बाद में पॉली एडेनाइलेशन एंड फिर आपको बतानी है स्प्लाइसिंग। सो mRNA की प्रोसेसिंग में आपको पहले क्या बताना है 5 प्राइम कैपिंग, फिर पॉली एडेनाइलेशन एट 3 प्राइम एंड और फिर स्प्लाइसिंग, जिसमें से 5 प्राइम कैपिंग और पॉली एडेनाइलेशन हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और जो स्प्लाइसिंग है जिसमें कि हम इंट्रॉन्स का रिमूवल करते हैं वो काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हमने पढ़ा था। हमें पता है कि भाई डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फिर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जब आरएनए पॉलीमरेज जो है सिंथेसिस कर रहा होता है mRNA की, तो वहाँ पर 5 प्राइम कैपिंग होती है। जब mRNA जो है वो आपका 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड स्टेज पर पहुंच जाता है, तो उसकी 5 प्राइम कैपिंग होती है। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है, ये देखो, ये हमारे पास ना mRNA है विद ट्राईफॉस्फेट्स, 3 फॉस्फेट यहाँ पर है। सो हमें क्या करना है 5 प्राइम एंड पर कैपिंग करनी है। तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट आपको दिख रहे हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टर्मिनल जो हमारा फॉस्फेट है विच इज़ दी गामा फॉस्फेट, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। एंड इसको रिमूव करने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए ट्राईफॉस्फेटेज। तो आरएनए ट्राईफॉस्फेटेज क्या करता है कि जो आपका टर्मिनल गामा फॉस्फेट है उसको रिमूव करा देगा। वहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पर कट लग जाता है विद द हेल्प ऑफ दी आरएनए ट्राईफॉस्फेटेज। यहाँ पे क्या कर देगा, कट लगा देगा, जिससे कि जो आपका टर्मिनल गामा फॉस्फेट था वो रिमूव हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए कि जो गामा फॉस्फेट है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है 5 प्राइम एंड से। अब यहाँ पे क्या होता है, एक और हमारे पास में एंजाइम है विच इज़ ग्वानाइल ट्रांसफरेज। ग्वानाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, यहाँ पर जो 5 प्राइम एंड है वहाँ पे क्या ऐड करेगा, जीएमपी को ऐड करेगा, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट को ऐड करेगा। कहाँ पे ऐड करेगा, जो हमारा बीटा फॉस्फेट था उसके साइड में इसको ऐड कर देगा। अब जो जीएमपी होता है दैट इज़ गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जीटीपी से क्या बन जाएगा, हमारे पास में जीएमपी बनता है और इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जीएमपी मिल रहा है। ये जो जीएमपी होता है ये हमने जी से डिनोट करा है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। जीएमपी की फुल फॉर्म क्या है, गुआनोसिन। गुआनोसिन क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस है। मोनोफॉस्फेट यानी कि इसके पास एक फॉस्फेट है। तो यहाँ पे देखिए हमने जी से हमारे पास क्या है, गुआनोसिन, और उसके साथ में एक फॉस्फेट है। ये जो फॉस्फेट है दैट इज़ द अल्फ़ा फॉस्फेट। तो हमने क्या कर दिया, जीएमपी ऐड करा दिया, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट ऐड करा दिया विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ग्वानाइल ट्रांसफरेज। अब अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पर एक एंजाइम आता है मिथाइल ट्रांसफरेज। वो क्या करता है, जो हमने ये ऐड कराया है, जीएमपी ऐड कराया है, जो ग्वानिन है उसकी 7th पोजीशन पे ये मिथाइलेशन कर देता है, CH3 ग्रुप अटैच कर देता है। सो यहाँ पे आप ग्वानिन का स्ट्रक्चर देखिए, वहाँ पे जो 7th पोजीशन है दैट इज़ 7th पोजीशन का जो नाइट्रोजन है वहाँ पे क्या हो जाता है, मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। एंड अब हमारे पास क्या हो चुका है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 5 प्राइम कैपिंग आपकी हो चुकी है। 5 प्राइम कैप जो होती है 7 mg की कैप हम बोलते हैं, तो वो 7
Mg हमने क्यों बोला, Mg इज़ फॉर मिथाइल गुआनोसिन, और 7 क्यों, क्योंकि 7th पोजीशन पे ही क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है। देयरफॉर जो कैप होती है उसका नाम हम रखते हैं 7Mg कैप। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जो हमने 5 प्राइम कैपिंग करी है इससे क्या हमें फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर 5 प्राइम कैपिंग करने से क्या होता है, जो mRNA है उसको प्रोटेक्शन मिलती है, उसको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम द डिग्रेडेशन। तो जो 5 प्राइम कैपिंग है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है mRNA को, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द राइबो न्यूक्लियेजेस, ताकि उसका डिग्रेडेशन ना हो। ऑल्सो 5 प्राइम कैपिंग से हमें हेल्प मिलती है mRNA ट्रांसलोकेशन में, यानी कि जो ट्रांसफ़र है mRNA का फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, तो उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। ऑल्सो it helps in the circularization of the eukaryotic mRNA which is supposed to increase the translation efficiency। तो जो ये हमारी कैप की वजह से क्या होता है कि जो mRNA है वो सर्कुलराइज हो जाता है, ये 5 प्राइम कैप है, तो जो आपका mRNA है वो सर्कुलराइज हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो ट्रांसलेशन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पॉली एडेनाइलेशन। पॉली एडेनाइलेशन 3 प्राइम एंड पर होती है, पॉली ए टेल बन जाती है। सो ये आपके पास क्या है, प्री mRNA है, प्रिकर्सर mRNA है। अब इस प्रिकर्सर mRNA में पॉली ए सिग्नल होता है विच इज़ AAU AAA, एडेनिन एडेनिन यूरेसिल एडेनिन एडेनिन एडेनिन। सो ये हमारे पास क्या होता है, पॉली ए सिग्नल होता है। उससे फिर आप 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड के गैप के बाद में हमारे पास पॉली एडेनाइलेशन साइट होती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो पॉली एडेनाइलेशन साइट है उसके 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम में आपका क्या प्रेजेंट है, पॉली ए सिग्नल प्रेजेंट है, पॉली ए सिग्नल प्रेजेंट है। इस साइट को कंसिडर अगर हम करें पॉली एडेनाइलेशन साइट को, तो 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम तो आपका पॉली ए सिग्नल है, और डाउनस्ट्रीम में देखें 30 न्यूक्लियोटाइड्स डाउनस्ट्रीम में देखें तो हमारे पास GU रिच रीजन प्रेजेंट है। सो अब जो आपका पॉली ए सिग्नल है वहाँ पर आकर के बाइंड होता है CPSF। सो CPSF का मतलब है क्लीवेज एंड पॉली एडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। नाउ जो आपका GU रिच रीजन था वहाँ पे कौन आकर के बाइंड होता है, CSTF मीन्स क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर, क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। एंड ऑल्सो यहाँ पर बाइंडिंग हो रही है CF1 एंड CF2 की, दैट इज़ द क्लीवेज फैक्टर 1 एंड क्लीवेज फैक्टर 2। ये जो क्लीवेज CF1 है CF2 है वो एंडोन्यूक्लियेजेस की तरह एक्ट करते हैं to cleave the RNA at the polyadenylation site। अब यहाँ पर जो आपके ये क्लीवेज फैक्टर्स थे इन्होंने क्या कर दिया, पॉलीएडेनाइलेशन जो साइट थी वहाँ पर कट लगा दिया, वहाँ पे यहाँ पे क्या कर दिया, कट लगा दिया। अब ये कट चुका है, अब यहाँ पे एक और एंजाइम है विच इज़ पॉली ए पॉलीमरेज, PAP, विच इज़ पॉली ए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, ये यहाँ पर बहुत सारे क्या कर देता है, एडेनिन को जोड़ देता है। सो इट कैटेलाइजेस द पॉलीएडेनाइलेशन रिएक्शन, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पॉली ए टेल बन चुकी है। अराउंड 80 to 250 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग टेल होती है ये। एंड इसके फ़ायदे क्या क्या है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है RNA को ताकि उसका डिग्रेडेशन ना हो फ्रॉम दी राइबोन्यूक्लियेजेस। ऑल्सो ये ट्रांसलेशन एफिशिएंसी को बढ़ाती है विद हेल्प, क्योंकि ये क्या करती है, mRNA को सर्कुलराइज होने में हेल्प करती है। तो एक बारी हम फिर से देख लेते हैं।
हमारे पास जो प्री एमआरएनए है, इनके जो प्रिकर्सर एमआरएनए है, वहाँ पर पॉली ए सिग्नल होता है, पॉली एडेनाइलेशन साइट होती है और जी रिच रीजन होता है। सबसे पहले जो पॉली ए सिग्नल होता है वहाँ पे सीपीएसएफ आकर के बाइंड होता है। सीपीएसएफ आकर के बाइंड हुआ मींस द क्लीवेज एंड पॉली एडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर आकर के बाइंड हुआ। उसके बाद में जो जी रिच रीजन होता है वहाँ पर क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर आकर के बाइंड होता है और फिर हमारे क्लीवेज फैक्टर 1 और 2 क्या करते हैं, पॉली एडेनाइलेशन साइट पर कट करते हैं एंड वो क्लीवेज कर देते हैं, क्लीव कर देते हैं उस साइड से। उसके बाद में एक एंजाइम आता है पॉली ए पॉलीमरेज, जो कि क्या करता है, ये एडेनिन को ऐड करता है, एडेनिन को ऐड करता है। ये जो पीएपी है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। और इसके बाद में एक और स्टेप है कि यहाँ पर हमारे पास में PABP विच इज़ द पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी आकर के बाइंड होता है, जिससे कि जो PAP की एफिशिएंसी है, पॉली ए पॉलीमरेज की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा एडेनिन्स को ऐड कर पाएगा। ठीक है, पहले तो वो जैसे नॉर्मल अगर PABP ऐड नहीं हो रहा था तो वो 8 से 10 एडेनिन ऐड कर पा रहा था, लेकिन जब पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन उससे बाइंड हुआ तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई। अब वो 80 से लेके 250 जो है ऐड कर सकता है एडेनिन, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, पॉली ए टेल बन जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्प्लाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।